सोनाली जल्दी जल्दी ऑफिस का काम खत्म करके फटाफट घर के लिए रवाना हो गई। दौड़ती भागती बस स्टैंड तक पहुंची, लेकिन तब तक बस रवाना हो गई। अब दूसरी बस न जाने कितनी देर में रवाना होगी। एक तो ये बस वाली भी ना, जब तक बस सवारी से पूरी तरह खचाखच भर नहीं जाती तब तक रवाना नहीं होते। पर अब वह कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए खाली बस में ही जाकर बैठ गई। वैसे भी और दिनों से आधा घंटा वह लेट हो चुकी थी और अब बस भरने के चक्कर में और आधा घंटा लेट हो जाएगी। पर अगर घर जल्दी नहीं पहुंची तो उसकी शामत आ जाएगी। घर में बैठे सास और पति कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होते, लेकिन कमाओ बीबी बहू सबको चाहिए, पर साथ ही वह सेवा करने वाली आज्ञाकारी आदर्शवादी भी होनी चाहिए, चाहे खुद का बेटा अवगुणों की खान हो। खिड़की के बाहर झांकती हुई सोनाली को वह दिन याद आ गया जब वह रोहन से शादी होकर इस घर में आई थी। घर रिश्तेदारों से भरा हुआ था। हर कोई सोनाली को देखने के लिए ललैयत हो रहा था। आखिरकार पूरे परिवार में या यूं कहे पूरी रिश्तेदारी में वह पहली बहू थी जो कि नौकरी करती थी। ढोल नगाड़ों से उसका स्वागत किया गया था। सासू माँ मनोरमा देवी आगे बढ़कर उसकी नजर उतार रही थी और ननद प्रिया वह तो इतरा इतरा कर अपने सभी दोस्तों से अपनी भाभी को मिलवा रही थी और कितने फक्र से अपनी सहेलियों को बता रही थी, अरे मेरी भाभी बैंक में जॉब करती है और तुम्हें पता है हमारे पूरे परिवार में वह पहली बहू है जो नौकरी करती है। इधर सास मनोरमा जी भी रिश्तेदारों में सीना चौड़ा करके बड़े घमंड से सबको बता रही थी, अरे मेरी बहू ने बहुत मेहनत की है तो नौकरी क्यों ना करे। भाई हम तो उन लोगों में से नहीं हैं जो बहू को घर में बिठाकर रखें। सोनाली भी उन लोगों की बातें सुन सुनकर खुद पर गर्व महसूस कर रही थी। जब तक छुट्टियां थी तब तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन इन सब बातों के ढोल के पोल कुछ दिन के बाद ही निकल गए। जब सोनाली ने शादी के लिए ली हुई अपनी छुट्टियों के बाद नौकरी वापस ज्वाइन की, सोनाली को सुबह जल्दी उठकर सारे घर के काम करके फिर ऑफिस जाना पड़ता था। ऑफिस में काम करने के बाद जब वह घर आती तो हर कोई उसी का इंतजार कर रहा होता था। घर के काम का सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर जिम्मेदारी थी। आखिर वह बहू थी। एक दिन उसे ऑफिस से निकलने में देर हो गई। घर पहुंचते पहुंचते काफी वक्त लग गया और घर पहुंची तो देखा तीनों माँ बेटे और बेटी हॉल में ही बैठे हुए थे। उसे देखते ही मनोरमा जी ने कहा, बहू ये कोई वक्त है घर आने का? तुम्हारे चक्कर में यहाँ सब भूखे बैठे हुए हैं। अभी तो घर आई हो, पता नहीं खाना कब तक बनाओगी। सोनाली हैरानी से उन लोगों की शक्ल देखने लगी। मतलब उसके इंतजार में अभी तक खाना भी नहीं बना था? मतलब बहू के आने के बाद क्या घर के सारे सदस्य खाना बनाना भूल गए थे? प्रिया ने भी कहा, भाभी अब खड़े खड़े टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट खाना बनाओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और कुछ अच्छा ही बना देना। उसकी बात सुनकर सोनाली ने कुछ नहीं कहा और बैग अपने कमरे में रखकर हाथ मुंह धोकर रसोई में आ गई। देखा तो घर में सब्जियां भी नहीं थी, इसलिए फटाफट दाल चावल रोटी और सलाद तैयार करके उन लोगों के सामने परोस दिया। रोहन अभी भी गुस्से में ही था, इसलिए कुछ बोल नहीं रहा था। खाने को देखते ही प्रिया ने कहा, ये क्या भाभी आपने दाल चावल बना लिए? कोई और सब्जी बना लेती, ये सब तो मैं नहीं खाऊंगी। इससे तो अच्छा मैं पिज्जा ऑर्डर कर रही हूँ, कहकर प्रिया ने अपना मोबाइल लिया और पिज्जा ऑर्डर करने लगी। सोनाली से रहा नहीं गया तो उसने कहा, दीदी घर में सब्जियां नहीं थी इसलिए दाल चावल बना लिए, और जब पिज्जा ही ऑर्डर करना था तो खाना क्यों बनवाया? ये तो आप पहले भी ऑर्डर कर सकती थी। उसकी बात सुनकर आंखों में आंसू लिए मनोरमा जी बोली, मेरी तो किस्मत ही खराब है। घर में बहू आई लेकिन मुझे कोई सुख नहीं है। दिन भर इनका घर संभालो और ऊपर से खाने को मिलता क्या है? ये दाल रोटी, ऊपर से अब मेरी बेटी का पिज्जा भी लोगों को भारी पड़ रहा है। मम्मी जी मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप आंसू बहाने लगी? सोनाली का इतना बोलना हुआ कि रोहन ने जोर से कहा, ये कोई वक्त है तुम्हारा घर आने का? नौकरी पर जाती हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी मनमानी करने लग जाओ। अगर घर में ढंग से खाना बनाकर नहीं खिला सकती तो फिर जरूरत ही क्या है तुम्हारी इस घर में? ऊपर से मम्मी से बहस किए जा रही हो। रोहन मैंने ऐसा क्या कह दिया है जो तुम इस तरह से मुझ पर चिल्ला रहे हो? सोनाली ने भी थोड़ी तेज आवाज में कह दिया। बस फिर क्या था? रोहन ने सीधा एक थप्पड़
सोनाली के गाल पर रसीद दिया। अचानक पड़े थप्पड़ से सोनाली हक्की बक्की रह गई। रोहन तो थप्पड़ मारकर अपने कमरे में चला गया। पीछे से मनोरमा जी सुनाने में कमी नहीं छोड़ रही थी। अरे ऐसे कोई अपने पति से बात करता है? क्या संस्कार नाम की चीज नहीं है? थोड़ी देर अपनी जुबान बंद नहीं रख सकती थी? अब ऐसी हरकत करेगी तो थप्पड़ तो पड़ेगी ही। खुद की गलती किसी को नहीं दिखेगी, लेकिन बदनाम मेरे बेटे को कर देगी। वह भी बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई और सोनाली की ननद मुंह बनाते हुए अपने कमरे में। पीछे रह गई आंसू बहाती हुई सोनाली एक पल के लिए लगा कि अपना सामान बांधे और सीधे मायके रवाना हो जाए, पर फिर ये सोचकर रह गई कि पापा तो है नहीं और मम्मी तो खुद भाई भाभी की मोहताज है। भला मेरा क्या साथ दे पाएगी? उल्टा भाभी ही उन्हें दो बातें और सुना देंगी। आखिर आंसू बहाती हुई सोनाली अपने कमरे में आ गई। दूसरे दिन सोनाली ऑफिस के लिए नहीं गई तो रोहन ने पूछा, आज तुम ऑफिस नहीं जा रही हो क्या? तब सोनाली ने कहा, मैं सोच रही हूँ कि नौकरी छोड़ दूँ और घर संभाल लूँ। कहीं सोनाली सचमुच नौकरी न छोड़ दे, इस डर से रोहन ने सोनाली से अपने किए के लिए माफी मांग ली। तो सोनाली को भी लगा कि अब सब कुछ ठीक है और उसने रोहन को माफ कर दिया। पर अब तो ये अक्सर ही होने लगा था। रोहन अपने गुस्से पर काबू नहीं करता था और सोनाली पर हाथ उठा देता था और बाद में उससे माफी मांग लेता था। इधर सोनाली भी हर बार बर्दाश्त कर रही थी, इसलिए सास और ननद को भी पक्का विश्वास हो गया था सोनाली घर छोड़कर नहीं जाएगी। पता नहीं आज क्या होने वाला था। सोचते सोचते 2 घंटे बाद सोनाली अपने घर पहुंची। घर में जिस तरह की शांति फैली हुई थी, उससे कुछ बड़ा होने की आशंका से सोनाली का मन घबरा रहा था। सोनाली घर में घुसती है तो देखती है कि रोहन गुस्से में बैठा हुआ होता है, जबकि सास मनोरमा जी और ननद सोफे में बैठी हुई होती है। पर उससे सबसे ज्यादा हैरानी ये देखकर होती है कि उसके भैया भाभी भी वहां बैठे होते हैं, जो बड़े गुस्से से सोनाली की तरफ देख रहे होते हैं। सोनाली को एहसास तो हो जाता है, जरूर इन्हीं लोगों ने भैया भाभी को यहाँ बुलाया है, वरना आज उसकी शादी को 5 महीने हो गए हैं, पर अपनी मर्जी से दोनों कभी मिलने भी नहीं आए और आज अचानक। पर फिर भी सोनाली खुद को शांत करते हुए बोली, भैया आप यहाँ आज अचानक, आखिर कैसे आना हुआ? इससे पहले कि भैया कुछ कहते, भाभी उस पर चिल्लाते हुए बोली, क्या इसी दिन के लिए तुम्हारी शादी की थी कि तुम हमें अपने ससुराल वालों के सामने बेइज्जत करो? अच्छा नाम कमा रही हो ससुराल में। सोनाली ने शांतिपूर्वक अपनी भाभी से कहा, भाभी हम आराम से भी बात कर सकते हैं, आखिर बात क्या है जो आप इस तरह मुझे सुना रही हैं? सोनाली की बात सुनकर उसकी सास मनोरमा जी बीच में ही बोली, देखो कितना त्रिया चरित्र दिखा रही है आपकी बहन। हे राम, पूछो इससे इतनी देर से कहाँ थी? भला ये ससुराल में रहने वाली बहू के लक्षण है? उनकी बात सुनकर सोनाली का दिमाग घूमने लगा। मन ही मन वह सोचने लगी कि ये औरत बात को कहां से कहां लेकर जा रही है। यहाँ मेरे चरित्र से संबंधित कोई बात ही नहीं थी, पर फिर भी इतने में रोहन हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और उसके भाई भाभी से बोला, मुझे माफ कीजिए, आप अपनी बहन को यहाँ से ले जा सकते हैं। मुझसे जितना निभ सकता था मैंने निभा लिया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तो उसका रोज का है, ऑफिस का तो सिर्फ नाम है, पर पता नहीं कहाँ मौज मस्ती करती फिरती है और यहाँ मेरी माँ और बहन घर के काम काज में लगी रहती है। क्या इसी दिन के लिए मैं इसे यहाँ लेकर आया था? अरे नहीं नहीं रोहन जी, हमारी बात तो सुनिए, हम समझाते हैं इसे अभी। अगर नहीं समझी तो 2 थप्पड़ लगाकर समझाएंगे इसे, पर आप थोड़ी शांति बनाए रखो, भाभी बीच में ही बोली। फिर सोनाली के भैया से बोली, अरे बैठे बैठे देख क्या रहे हो, बोलते क्यों नहीं? क्या समाज में अपनी नाक कट जाने का इंतजार कर रहे हो? मैं कह देती हूँ, अगर इसका घर बिगड़ गया तो। आखिर भाभी बोलते बोलते चुप हो गई। कहीं उनके मन की बात मुंह पर आ जाती तो? आखिर ननद का घर बिगड़ जाता तो वह वापस मायके आकर बैठ जाती। बस इसी डर से चुप हो गई। आखिर भाभी की डांट सुनकर भैया भी बोले, ये मैं क्या सुन रहा हूँ सोनाली, तुझे हमारी इज्जत का कोई ख्याल है या नहीं? अरे बेटियां तो अपने मायके की इज्जत के लिए क्या से क्या बर्दाश्त कर जाती हैं, और तुझे देखो। अच्छा, क्या से क्या बर्दाश्त कर जाती है भैया, बताइए मुझे। भाभी को देखकर तो कभी नहीं लगा कि उन्होंने अपने ससुराल में कुछ बर्दाश्त किया है। उल्टा मेरा मुंह मत खुलवाइए आप, मुझे यहाँ आकर ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप लोग?
सोनाली ने आंखों में आंसू भरकर कहा, लो यही दिन देखना बाकी रह गया था जब आपकी बहन आपकी सगी नहीं तो हमारी तो क्या सगी रही होगी। अब तो साबित हो गया ना, या अभी भी आपको कोई सबूत चाहिए? मनोरमा जी ने अपना हाथ नचाते हुए कहा, अरे मैं भी तो निभा रही हूँ तुम्हारी माँ के साथ, पर मजाल है कि कोई मुझे कुछ कह दे, भाभी ने कहा। तो सोनाली ने जवाब दिया, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता भाभी, और कैसे रह रही हो आप माँ के साथ ये सभी को अच्छे से पता है। आपकी किस्से तो हमारे अड़ोस पड़ोस तक मशहूर है, इसलिए आप ना ही बोलो तो अच्छा है, क्योंकि अगर आपके जैसी बहू इन लोगों को मिल जाती ना तो इन लोगों को आटे दाल का भाव अच्छे से पता चल जाता। इतने में उसके भैया कुछ कहने को हुए तो सोनाली ने हाथ जोड़ दिए। मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आपको मेरे घर के मैटर में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जो अपनी माँ के लिए नहीं बोल पाए वह मेरे लिए क्या ही बोलेंगे। भैया माफ करो, पर मैं अपना खुद देख लूंगी। वैसे भी आपने मुझे अपने पैरों पर खड़ा किया है तो थोड़ा तो मुझ पर विश्वास करो। आखिर में भैया गर्दन झुकाए खड़े हो गए और दरवाजे की तरफ रवाना होते हुए एक बार सोनाली के सिर पर हाथ रखा और फिर घर के बाहर निकल गए। अब भाभी रुककर वहां करती क्या, इसलिए वह भी पीछे पीछे रवाना हो गई। दोनों के जाने के बाद सोनाली ने उन तीनों के चेहरे की तरफ देखा। तीनों अभी भी मुंह फुलाए हक्के बक्के खड़े थे। सोनाली ने बड़ी ही शालीनता से कहा, आप लोगों को क्या लगता है मुझे बोलना नहीं आता? ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये मेरी माँ के संस्कार है कि मैं चुप हूँ। मैं इस रिश्ते को शांतिपूर्वक निभाना चाहती हूँ। आप लोग तो शायद मुझे इस घर में रखना भी नहीं चाहते, इसलिए आप लोगों ने आज मेरे चरित्र पर भी उंगली उठा दी। पर आप भूल रहे हैं, जो औरत बर्दाश्त कर सकती है जब वह अपने पर आएगी तो क्या से क्या कर जाएगी, इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। अगर मेरे चरित्र पर उंगली उठाई ना तो मैं जवाब भी दूंगी। कहकर सोनाली अंदर कमरे में जाने लगी तो रोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया। रोहन सोनाली का हाथ पकड़कर जोर से मरोड़ दिया, जिसके कारण सोनाली की चीख निकल गई। रोहन सोनाली पर चिल्लाते हुए बोला, बहुत ज्यादा जुबान चलने लगी है तेरी, हमें समझा रही है? हाथ पैर तोड़ दूंगा ना तब समझ में आएगा तुझे। कहते हुए रोहन ने सोनाली को जोर से धक्का देते हुए नीचे गिरा दिया। एक तो सोनाली का हाथ मुड़ गया, ऊपर से इतनी जोर से धक्का लगा कि जमीन से भी टकरा गई, जिसके कारण सोनाली दर्द से कराह उठी। उसे दर्द से कराहते हुए देखकर मनोरमा जी बोली, बेटा एक बार सबक सिखा ही दे इसे। अब तो तुझे समझ में आ ही गया है कि इसका कोई मायके वाला यहाँ आकर बोलने से रहा। बहुत ज्यादा ही जुबान चल रही थी इसकी अपने भैया भाभी के सामने। मनोरमा जी की बात सुनकर रोहन भी सोनाली को घूरते हुए बोला, बस मम्मी आज इसका इलाज कर ही देता हूँ। अपने आप को समझती क्या है ये नौकरी करती है तो अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। आज इसको बता ही देते हैं कि ससुराल में कैसे रहा जाता है। कहता हुआ रोहन सोनाली की तरफ बढ़ा और उसका बाह पकड़कर उसे जबरदस्ती खींचता हुआ घर के बाहर निकाल दिया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। सोनाली चीखती रही, चिल्लाती रही, रोहन प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे घर में आने दो, इस तरह घर से तो मत निकालो। अरे मैं कहाँ जाऊंगी, कहीं पर भी जाकर मरो, पर हमारा पीछा छोड़ दो। या तो शराफत से बहू की तरह रहना सीख जाओ या फिर कहीं और का रास्ता नाप लो। रोहन भी अंदर से चिल्लाते हुए बोला, अरे मम्मी कब तक ये तमाशा चलेगा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अब उसे तो तुमने बाहर निकाल दिया, खाना कौन बनाएगा? प्रिया ने कहा तो मनोरमा जी रोहन की तरफ देखते हुए बोली, अरे बेटा छोड़ उसे, सुबह तक तो इसकी अकल ठिकाने आ ही जाएगी, तो सुबह का खाना तो वह बना देगी, पर अभी तो भूख लग रही है, बाहर से खाना मंगा दे तो कुछ खा करके आराम करे। इस बहसबाजी के कारण बहुत थक गए हैं, मनोरमा जी ने कहा। रोहन ने भी खाना ऑर्डर किया और सोफे पर आकर बैठ गया। इधर सोनाली लगभग आधे घंटे तक दरवाजा खटखटाती रही, यहाँ तक कि सोनाली के सामने ही प्रिया ने भी बाहर से खाने का ऑर्डर ले लिया, पर सोनाली को घर में आने तक नहीं दिया। आज पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो गए, पर रोहन और उसके घर वालों ने उसे घर में नहीं लिया। सोनाली काफी देर तक घर के बाहर ही बैठी रही, पर इधर ससुराल वाले खा पीकर अपने अपने कमरे में सुस्ताने चले गए। जब घर की लाइट बंद हुई तब सोनाली को समझ में आया कि ये लोग नहीं सुधरने वाले।
सोनाली अकेली आते जाते और आस पड़ोस के लोगों की निगाहों का सामना कर रही थी। मायके जा नहीं सकती थी, आखिर करे तो करे क्या। आज पड़ोस की औरतें आपस में बात कर रही थी। देखो, एक वह दिन था जब ये लोग बहू की बलैया ले रहे थे, और आज देखो बेचारी को बाहर निकाल दिया। पढ़ी लिखी है, आत्मनिर्भर है, घर का काम तक संभालती है, और क्या चाहिए लोगों को बहू से। अरे कभी बहुओं के लिए वक्त बदलता है क्या? क्या फायदा ऐसे आत्मनिर्भर होने का। कितना ही कह लो, पर बहू के लिए सोच वही की वही है। सबकी बातें सोनाली को सुनाई दे रही थी। आखिर कुछ सोचकर सोनाली उठ खड़ी हुई। मैं पढ़ी लिखी हूँ, आत्मनिर्भर हूँ, और सबसे बड़ी बात, मैं पूरे घर को संभाल सकती हूँ। तो फिर क्यों अपने ससुराल वालों की मोहताज बन रही हूँ। लेकिन मैं ऐसे शांत नहीं रहूंगी जब तक इन लोगों को सबक ना सिखा दूं मैं। सोनाली ने अपना मोबाइल लिया और कहीं फोन लगाया। थोड़ी देर बाद कुछ एनजीओ से लोग आ गए, साथ में कुछ पुलिस वाले को भी लेकर आए थे। बाहर खड़ी सोनाली को देखकर उन लोगों ने सोनाली से बात की और आस पड़ोस के लोगों से जानकारी लेकर फिर घर के दरवाजे को जोर जोर से पिटना शुरू किया। आखिर इतनी जोर से दरवाजा बजाया जा रहा था, घर में सबकी नींद खुल गई। बाहर आते शोर से घर वाले सब हैरान हो गए। आखिर हिम्मत करके रोहन ने दरवाजा खोला। देखा तो बाहर एनजीओ वाले पुलिस वालों के साथ खड़े थे। उन लोगों को देखते ही रोहन और उसके घर वालों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि सोनाली इन लोगों को बुला लेगी। जब सोनाली ने कंप्लेंट दर्ज नहीं किया तो वह लोग उसके ससुराल वालों को समझाकर वहां से रवाना हो गए, और 2 घंटे के तमाशे के बाद मजबूरन रोहन और उसके परिवार वालों को सोनाली को घर में लाना पड़ा। घर में आने के बाद सबसे पहले सोनाली ने अपने लिए खाना ऑर्डर किया। सोनाली अपना खाना लेकर हॉल में ही बैठकर खाने लगी तो मनोरमा जी बोली, देखो कितनी बेशरम है, इतना कुछ तमाशा हो गया और ये यहाँ बैठकर इतने आराम से खाना खा रही है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आप ही से सीखा है सासू माँ, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने भी यही सब किया था। रोहन गुस्से में बोला, बहुत तमाशा कर लिया तूने आज हमारे घर का। सबसे बड़ी गलती की तूने जो उन लोगों को बुलाया, अब तुझे कौन बचाएगा। कहता हुआ रोहन सोनाली की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने सोनाली की बांह खींचकर उसे उठाने की कोशिश की, इतने में सोनाली ने जोरदार थप्पड़ रोहन के गाल पर खींच कर मारा। सोनाली को ऐसा करता देख सब हक्के बक्के रह गए। मनोरमा जी अपने मुंह पर हाथ रखकर हैरानी से सोनाली की तरफ देख रही थी। वहीं प्रिया भी कभी अपने भाई को तो कभी अपनी मम्मी को देख रही थी। रोहन अपना गाल सहलाता हुआ उसे घूर रहा था। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पर हाथ उठाया। भूल गई तू, मैं पति हूँ तेरा। अच्छा पति? कौन सा पति? और पति होता क्या है तुम्हें पता भी है? हक जताना आता है पर जिम्मेदारी निभानी तो नहीं आई तुम्हें। पति बनने का तो बहुत शौक है तुम्हें, पर पत्नी का मान सम्मान क्या होता है वह तो पता नहीं है तुम्हें। अरे बेशरम, अगर इतनी ही समस्या थी तो चली जाती ना यहाँ से और हमें चैन से रहने देती। मनोरमा जी ने कहा तो पायल मुस्कुराकर बोली, अरे इतनी आसानी से कैसे चैन से रहने देती आप लोगों को मैं। जा तो मैं सकती थी पर गई नहीं, और ये थप्पड़ पहले भी मार सकती थी पर मारा नहीं। बस मुझे आप लोगों का चेहरा सबके सामने लाना था, वह मैं ले आई। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं कमजोर नहीं हूँ, पर फिर भी आपने गलती की और मैं क्यों जाऊँ यहाँ से। माफ करना सासू माँ, आपके बेटे ने मुझे जितने थप्पड़ मारे हैं ना, हर एक एक थप्पड़ की कीमत वसूल करके जाऊंगी। जिस दिन उसकी कीमत पूरी हो जाएगी अपने आप चली जाऊंगी। और हाँ, अब मुझ पर हाथ उठाने से पहले 10 बार सोच लेना। रोहन कुछ कहने को हुआ तो सोनाली ने हाथ दिखाकर उसे रोकते हुए कहा, अभी मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, मुझे खाना खाने दो। और हाँ सासू माँ, कल से आपके घर का काम आप खुद ही संभाल लेना या अपनी बेटी से करवा लेना। अब ना तो मैं आपकी मुफ्त की नौकरानी हूँ और ना ही अपनी कमाई आप लोगों को देने वाली हूँ। अब मुझसे जितना होगा उतना ही करूँगी, सोनाली ने कहा और चुपचाप खाना खाने बैठ गई। पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसे उसकी जगह से उठा तो दे, क्योंकि सबको समझ में आ चुका था कि आज बहू बोल चुकी है। जो अब चुप नहीं होने वाली वह दिन था, और आज का दिन है। उसके ससुराल वालों ने उसे कभी परेशान नहीं किया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें।
जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।